बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर हमने बिजनेस की टाइप को देखना है। अगर हमारे पास सोल ट्रेडरशिप है तो उसका जो ऑनर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस है तो फिर उसके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए एंड ऑब्टेनिंग फॉर बैंक लोन, उसके लिए अगर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवानी पड़ती है तो फिर बिजनेस ओनर एंड पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि अगर हम लोग कंपनी को डिस्कस करें तो कंपनी में ये मैंडेटरी है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवानी है। कंपनी के अंदर जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आती है। हाँ, ये अलग बात है कि वो खुद नहीं बना रहे होते, वो अपने एम्प्लॉयज से बनाया करेंगे। फिर हमारे पास बात आती है कि भाई रेगुलेशंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको कौन बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनानी है, आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को कैसे रखना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कौन सी चीज आप लोगों ने अकाउंट फॉर करनी है। तो उसके लिए आपको बता रहे हैं कि अगर सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप बिजनेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइवेट एंड डू नॉट हैव टू बी डिस्क्लोज। भाई आपका अपना बिजनेस है, इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट किसी और को बताएं, आप अपनी सैलरी किसी और को बताएं, ये जरूरी नहीं है। आप इस चीज को प्राइवेट रखें, आप इस चीज को लोगों में डिस्क्लोज ना करें। हाँ, अगर टैक्स अथॉरिटीज के लिए जरूरत थी तो लाजिमी बात है आप एफबीआर को देंगे, एफबीआर को बताएंगे कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना है, इसके ऊपर ये टैक्स बनेगा। अगर आपको लोन चाहिए आप बैंक को देंगे और उसको डिस्क्लोज भी करेंगे। भाई जब तक बैंक को ये नहीं बताएंगे कि मैं अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न कर लेता हूं, जब तक उसे ये तसल्ली ना हो जाए कि आप उसका लोन प्लस इंटरेस्ट पे करने की सलाहियत रखते हैं, उसने आपको लोन नहीं देना। इसलिए उनको बताई जाएगी। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे पूछे हाँ जी बिजनेस कैसा चल रहा है, कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आप ना बताओ, ये प्राइवेट है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ डिस्क्लोज ना करो। कब? जब आप सोल ट्रेडर और पार्टनर्स हैं। ऑल राइट। अब देखें यहां पर कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइवेट एंड डू नॉट हैव टू बी डिस्क्लोज्ड except to the tax authorities and possibly also to a lending company। मतलब आपने टैक्स अथॉरिटीज और बैंक्स वगैरह को तो जरूर बताना है, उनसे आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते इस चीज को। These must be prepared according to accepted accounting principles and practices, but need not conform to all the requirements of accounting standard। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इनसे कहा था भाई मेरे लिए ना बनाओ तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इन दोनों से डिमांड नहीं की थी, तो इनके लिए कहा गया कि भाई चाहे अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तुम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई ना भी करो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अकाउंटिंग पॉलिसीज तुम अप्लाई करो वो एक्सेप्टेबल जरूर होनी चाहिए। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आप जाके रिकॉर्ड करते हो तो उसके बारे में लॉजिक्स बता सको कि तुमने ऐसा क्यों रिकॉर्ड किया है। हाँ, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को तुम अप्लाई करो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम रहने देना। इसके लिए मैंडेटरी नहीं था, तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना भी इतना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो अकाउंटिंग पॉलिसीज ये अडॉप्ट करें वो एटलीस्ट एक्सेप्टेबल जरूर होनी चाहिए। ऑल राइट। नेक्स्ट देखें कंपनीज के केस में। तो कंपनीज के केस में तो ये चीज मैंडेटरी थी कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो ये कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते, प्राइवेट नहीं रख सकते, ये पब्लिक है। लिस्टेड कंपनीज खास तौर पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिकली अनाउंस करती हैं। इट मींस दैट कि उन्होंने डिस्क्लोज करना होता है कि भाई इस साल का हमारा प्रॉफिट इतना है,
इस साल के एंड पर हमारे पास बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल जे मौजूद हैं। उसके लिए इनसे कहा गया है कि आपने एक तो रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करवाना है, दूसरा तमाम शेयर होल्डर्स के घरों में उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचाई जाए, तीसरा आप लोगों ने अगर लिस्टेड कंपनी है तो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी करंट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अपलोड करें। तो आप किसी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाए ना, तो वहां पर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलग से कॉलम मौजूद होगा और उसने ना सिर्फ करंट ईयर बल्कि प्रीवियस 2, 3, 4 ईयर्स की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड की हुई हैं। तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जब मर्जी चाहे वेबसाइट से भी देख सकते हैं, आप SCCP में जाकर भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का विजिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको फी पे करनी पड़ती है। तो इसके अलावा देखें इन्होंने क्या लिखा कि अगर कंपनीज हैं इनके लिए मैंडेटरी है, पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो रही है, तो इनके लिए जरूरी है कि इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और उसके मुताबिक अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करनी है। ये नहीं है ये अपनी मर्जी से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इन्हें जिस तरह से स्टैंडर्ड्स ने बताना है इन्होंने अकाउंटिंग बिल्कुल वैसी करनी है। अब यहाँ पर देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड फॉर shareholders of the company and are usually subjected to audit। अब देखें भाई, हम लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम लोगों ने कंपनी को रन किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हमने बना के देनी है, आप सारे शेयर होल्डर्स हैं। अब अगर मैं आपको कंपनी में लॉस शो कर दूं, क्या आप लोग इन्वेस्ट करोगे? नहीं। इवन के जो पहले से इन्वेस्टेड है आप उसको भी विड्रॉ कर लोगे कि भाई ऐसी कंपनी में हमने क्यों जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप लोगों को रिटेन करने के लिए मैं अकाउंटिंग में चेंज कर सकता हूं, मैं अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा कर सकता हूं, मैं अपने एक्सपेंसेस को कम शो कर दूंगा। क्या मेरी क्या कोशिश होगी कि मैं किसी भी तरह से आपको एक गुड पिक्चर ऑफ द कंपनी दिखाऊं, और वो कैसे? मैक्सिमम प्रॉफिट की सूरत में। क्या आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एतमाद कर लेंगे? नहीं, आप कहेंगे थर्ड पार्टी से जाकर इसकी वेरिफिकेशन करवाओ, इसकी जांच पड़ताल करवाओ। ये जो जांच पड़ताल वेरिफिकेशन होती है ना, हम इसे कहते हैं ऑडिट करवाना। भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट एक थर्ड पार्टी से होता रहता है जो कि एक न्यूट्रल हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो, वो ना तो शेयर होल्डर्स की तरफ से हो और वो ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से हो, और वो फिर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच पड़ताल करे, उनकी जाके चेकिंग करे और देखे कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर ऐसा है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो कहेगा कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच पड़ताल कर ली और मुझे इसमें किसी किस्म का कोई खास एरर नजर नहीं आया, तो आप इसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के पास जाती हैं। ऑलराइट, अगर ऑडिटेड नहीं है तो उन्हें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, उन्हें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेट। ये बिल्कुल ऐसे है, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन दिया, होम असाइनमेंट दिया, आप करके आ गए, मतलब ऐसे समझे जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर आ गए। ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब आपने ठीक बनाई है या गलत बनाई है, आप मुझे चेक करवाएंगे कि सर ये मेरा क्वेश्चन चेक करके बताएं कि मैंने ठीक किया या गलत किया। मैं चेक करूंगा, जहां पे मिस्टेक्स होंगी उनको आइडेंटिफाई करूंगा और जो ठीक होगा वो आपको बता दूंगा। जब मैं चेकिंग करके आपके दे दूंगा तो वो ऑडिटेड बन गया है। क्लियर? क्या अब आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चल गया है? सपोज कोई मिस्टेक नहीं थी, कोई थोड़ी बहुत थी, तो मैं आपसे कहूंगा शाबाश, गुड, बस इस गलती को ना इस तरह से ठीक कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, इतना सा फर्क होता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और ऑडिटेड में। तो शेयर होल्डर्स के पास कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। और इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ऑडिट इज examination of the financial statements by an independent expert who express an opinion
as to whether they are fairly presented, and fairly presented का मतलब होता है show a true and fair view। तो ऑडिट की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है which of the following is true, तो आपने ये बात याद रखनी है ऑडिट के लिए। ऑल राइट, कंपनी लॉ रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइल्ड विद अ गवर्नमेंट एजेंसी where they can be accessed and read by any member of जनरल पब्लिक। कहते हैं कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास आए, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर सबमिट करवाएं। किस पर्पस के लिए? ताकि जनरल पब्लिक में से कोई भी आकर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सके, उसके लिए अवेलेबल हो। वो कहे कि मुझे एबीसीएन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो उसे इजीली अवेलेबल हो जाए कि एबीसीएन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी। नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनीज आर इवन। अब ये रिक्वायरमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है, बाकी कंपनीज के लिए नहीं है। जिनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे, उन्हें लिस्टेड कंपनीज कहेंगे। Listed companies are even required to make their financial statements available on their website। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लिखाएं। तो हमें पता है ना कि एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो उसके लिए हमें एससीसीपी जाने की जरूरत नहीं है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट पर उसकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें मिल जाएंगे, वो हम लोग वहां देख लेंगे। लेकिन एक कंपनी जो भी होगी ना एससीसीपी में रजिस्टर्ड जरूर होगी। तो एससीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर रेगुलेशंस रखनी है। ये ऐसे समझ लें जैसे तमाम कंपनीज का वो बाप है और उसका साया तमाम कंपनीज के ऊपर है। हाँ, अब उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर करवा लेती हैं, तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाती हैं, और अगर नहीं करवाती तो वो कंपनी रहती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज हैं। फर्क क्या आता है कि वो जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते, सिर्फ इतना फर्क होता है। क्लियर? हाँ, प्राइवेट कंपनीज अनलिस्टेड कंपनीज, तो जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर ना हो। क्लियर? नेक्स्ट देखें, द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, conventions, laws, rules, regulations that are used to prepare and present financial statement are known as gaps। कि आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत बनाना है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस, अब उनको रूल्स कहें, रेगुलेशंस कहें, लॉज कहें, प्रिंसिपल्स कहें, कन्वेंशंस कहें, एक ही बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या है, हम किन मेथड्स के मुताबिक जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। तो उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स, उन रेगुलेशंस को कहा जाता है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इन शॉर्ट इन्हें कहा जाएगा गैप्स, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑलराइट, अच्छा, आपने गैप के मुताबिक जाकर अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। तो हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किस तरह से करनी है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, ये हमें गैप्स ने बताना है। फिर क्या आ जाता है कि गैप एंड आईएफआरएस। अब गैप से मुराद हो गया जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आईएफआरएस हमारे पास क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं आईएफआरएस। अब पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के लिए गैप्स कौन से हैं, मतलब जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 गैप्स अवेलेबल हैं, और उनमें एक है आपके पास आपका अपना कंपनी लॉ। कंपनी एक्ट ने आपको बताना है कि भाई आप लोगों ने किस तरह से जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, लेकिन वो तमाम तर पॉइंट्स पाकिस्तान को मद्देनजर रख के बताएगा आपको, उसमें बाकी कंट्रीज शामिल नहीं है। इसने पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आपको बताना है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। लेकिन अकाउंटिंग करनी कैसे है,
ये आपको बताएगा IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। द मेन सोर्सेज ऑफ गैप in Pakistan jurisdictions are Company Act 2017 and International Financial Reporting Standards. अब देखें जी, the accountancy profession has developed a large number of regulations and code of practices that professional accountants are required to use when preparing financial statements. उन्हें आपको बता दिया कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उन्होंने आपको तमाम रूल्स रेगुलेशंस कोड्स एथिक्स वगैरह बता दिए हैं कि आप लोगों ने किस किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। These regulations are accounting standards. अब ये जितनी भी रेगुलेशंस वगैरह होती हैं हम उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं। Many countries and companies whose shares are traded on world's stock market have adopted IFRS. मतलब अगर आपकी कंपनी है ही सिर्फ पाकिस्तान में तो आप ज्यादातर कंपनी लॉ के ऊपर फोकस करेंगे कि आप पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें। लेकिन अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, जैसे आप लोग कहते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उनके जो शेयर्स होते हैं वो वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे होते हैं। तो जब वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि भाई आप इंडिया में हैं तो आप अकाउंटिंग को चेंज करें, पाकिस्तान में है तो चेंज करें, आप यूके में बैठे हैं तो आप चेंज करें, ऐसा नहीं है। फिर आप लोग जाकर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं जो सारी दुनिया में माने जाते हैं। ओके, traded on world stock market have adopted IFRS issued by International Accounting Standards Board, IASB, International Accounting Standard Board। अब जैसे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को रेगुलेट कौन कर रहा है? ICAP, शाबाश, गुड। इसी तरह से आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग IFRS, इससे पहले हम लोग ना IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS। अब जो न्यू स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं ना वो IFRS के नेम से आ रहे हैं। मतलब पहले हम लोग इनको कहते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका ना फिर नंबर होता था, जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, 16, 23, 20, 40, वो डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं जो कि हम लोग FR1 में जाके पढ़ेंगे। और अब जो न्यू स्टैंडर्ड्स आने लग गए हैं ना उनके साथ IAS का वर्ड नहीं यूज किया जाता, उनके साथ IFRS का वर्ड यूज किया जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया है जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करके देता है, जो ये सारे रूल्स के बारे में आपको बताता है, और उस बोर्ड का नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंफॉर्मेशनल नीड ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं इनकी इंफॉर्मेशन किन किन लोगों को देनी चाहिए और उन्होंने इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन ड्राइव करनी है। तो हमारे पास जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास सबसे बड़े यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन हैं? हमारे इन्वेस्टर, मतलब शेयर होल्डर्स। और इनका इंटरेस्ट कौन सी चीज के ऊपर होगा? इनका इंटरेस्ट कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर होता है, और प्रॉफिट से इनको जो डिविडेंड मिलता है। देखिए, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं आप ड्राइंग्स का वर्ड यूज करते हैं, पार्टनरशिप में भी आप ड्राइंग्स का वर्ड यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या कहा जाता है? डिविडेंड। पार्टनर जो बिजनेस ऑनर को अमाउंट रिटर्न के तौर पर हम लोग देते रहते हैं, मतलब प्रॉफिट्स में से जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देते रहते हैं, उसका हिस्सा निकालते हैं, उस हिस्से को डिविडेंड बोला जाता है। क्लियर? इसका ताल्लुक होता है कि भाई मुझे डिविडेंड की अमाउंट कितनी मिलेगी, मुझे मेरे शेयर्स के ऊपर रिटर्न कितना मिलने वाला है, इसलिए प्रॉफिट्स को जाके देखना होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं लैंडर्स, भाई जिन्होंने हमें उधार देना है उन्होंने क्या चीज देखनी है? उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि भाई क्या कंपनी इस पोजीशन पर है कि ये फ्यूचर में मेरे एक तो उधार की अमाउंट, लोन की अमाउंट और उसके ऊपर बनने वाले इंटरेस्ट को पे करने की सलाहियत रखती है।
उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सिर्फ इतना इंटरेस्ट होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे सप्लायर्स। अब देखें भाई, सप्लायर्स का ना ऐसा प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है कितना नहीं कर रही, सप्लायर का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। सप्लायर कौन है? वो पर्सन जो मुझको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं। अब उस सप्लायर ने क्या देखना है कि क्या कंपनी फ्यूचर में चलती रहेगी, क्योंकि उसकी सेल्स का 50% तो मैं खुद करता हूं, मतलब मैं उसका मेजर कस्टमर हूं, अपने सप्लायर का मैं मेजर कस्टमर हूं, सबसे ज्यादा सेल्स मैं करता हूं उससे। और इन केस मेरी अपनी कंपनी ही बंद हो गई है, क्या मैं उससे सेल्स करूंगा? बेसिकली मेरी कंपनी के बंद होने पर उसकी जिंदगी पे भी असरात पड़ेंगे। क्या वो उससे इतनी ज्यादा सेल्स करने वाला कोई नहीं है, उसको अपने न्यू कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, पता नहीं मिले ना मिले, तो उसको इस बात का खतरा हो जाता है। तो इसीलिए सप्लायर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंटरेस्ट होता है कि क्या कंपनी चलती रहेगी। क्या मतलब है कि भाई अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो चलती रहेगी। गॉट इट? इसी तरह अगर हम लोग बात करें, और सप्लायर्स ने लाजिम बात है हमको भाई परचेजेस दी, ये परचेजेस वगैरह हमने उससे की थी तो उसने हमसे पैसे भी तो लेने हैं। मैंने क्रेडिट पे परचेजेस की हुई थी तो उसका इस बात के ऊपर, क्रेडिट के अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है कि भाई क्या ये मुझे वापसी करने की सलाहियत रखता है। पता चले कि भाई मैं लॉसेस में जा रहा हूँ, मेरे पास अपना कुछ नहीं बच रहा और मैं उससे परचेजेस किए जा रहा हूँ, मुझे गुड्स दिए जा रहा है उधार पे, बाद में तो उसने अपने डूब जाने हैं सारे पैसे, जब मेरे पास होंगे नहीं तो उसको कहाँ से पे करूं। तो उसने इस चीज को देखना होता है। फिर जब हमारे कस्टमर्स की बात आती है, यहाँ कस्टमर चले पहले गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या देखना होता है? टैक्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना होता है। इसका इंटरेस्ट इधर है कि भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। फिर हमारे पास पब्लिक आ जाती है, पब्लिक ने देखना होता है कि भाई इस कंपनी का हमें क्या फायदा हो रहा है, इस कंपनी से हमें क्या बेनिफिट्स वगैरह हो रहे हैं, मतलब जॉब्स की अवेलेबिलिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, एट लोअर प्राइस रेट गुड्स की अवेलेबिलिटी। उन्होंने ना इन चीजों के बारे में आकर अपना ज्यादा कंसर्न शो करना होता है पब्लिक ने। और फिर आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज ने क्या देखना है कि भाई कंपनी इस पोजीशन में है कि अगर मैं इधर काम करूं तो ये मुझे मेरी सैलरी पे करते रहेंगे, पता चले ये लॉसेस में चले गए, इनके पास कैश ही नहीं है, मैं काम करता रहूं मुझे सैलरी ही ना मिले। दूसरी बात है, क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि मुझे इधर ही जॉब्स मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे, या मैं कहीं और मूव कर जाऊं। इस चीज के बारे में ज्यादातर एम्प्लॉयज ने देखना होता है कि जॉब सिक्योरिटी वगैरह, कि क्या मेरी यहाँ पे जॉब सिक्योर है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी के ऊपर बुरा वक्त आ जाए और सबसे पहले मुझे ही निकालें, तो उससे पहले मैं जरा अलर्ट हो जाऊं कि मैं कहीं और देखना शुरू कर दूं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हमारे कस्टमर्स। भाई हमारे कस्टमर्स हमसे उधार पर चीजें ले जाते हैं, उनकी तो आदत बन गई है हमसे उधार पे चीजें लेना। अब वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर ये लोग ना रहे तो मैं उधार पे चीजें कहाँ से लूंगा, कोई और क्या मुझे ये उधार पे चीजें देगा। फिर दूसरी बात होती है क्वालिटी के बारे में, कि जैसी क्वालिटी ऑफ गुड्स उसे यहाँ से मिल रही है, क्या वैसी क्वालिटी ऑफ गुड्स कहीं और से मिल पाएंगी? बहुत मुश्किल होता है। मेन चीज प्राइस ऑफ गुड्स, कि हमसे ना उसे एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर गुड्स अवेलेबल हैं, पता नहीं कहीं और से हायर प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो सकता है क्वालिटी भी इतनी अच्छी ना हो। बाकी अब आप लोग खुद देखें कि भाई एक किराना स्टोर वाले जो आपके घर के बिल्कुल करीब है और आप अपने घर की जरूरियात का सारा सामान वहां से उठा लेते हैं, इन केस वो अपनी शॉप बंद कर दे, आपको नया किराना स्टोर वाला ढूंढना पड़ेगा। और हम लोगों की क्या आदत होती है कि एक मरतबा जिससे एक मरतबा चीज ले ली ना और उसका अखलाक हमें अच्छा लग गया, प्रोडक्ट भी सही थी, प्राइसेस भी सही थी, दोबारा हम उसी के पास ही जाते हैं और जिंदगी भर हम उसी के पास जाते रहते हैं। हाँ, अगर और इवन के नए वाला आकर कुछ अच्छा भी सेल कर रहा हो ना, हम बहुत मुश्किल से मूव करेंगे, हम पुराने के पास ही रिटेन रहेंगे। तो अगर वो अपना बिजनेस खत्म कर दे, हमें दूसरा ढूंढना पड़ेगा कि यार अब कहाँ से चीजें लेना शुरू करें। हो सकता है वो हमें दूर पड़ते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती हो हमें। तो ये सारी बातें उन्होंने देखनी होती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे मैनेजर्स। मैनेजर्स ने देखना होता है कि भाई उनको प्रॉफिट्स के ऊपर जाकर
हम लोगों ने रखा हुआ है मैनेजर्स की एक तो फिक्स सैलरी होती है, दूसरा उन्हें कहा जाता है कि भाई आप जितना प्रॉफिट अर्न करेंगे ना उस प्रॉफिट का 1% आपका कमीशन होगा। अब उनकी नजर प्रॉफिट के ऊपर है कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी उतना ज्यादा उनका कमीशन बन जाएगा। मैनेजर ने इस चीज को जाके देखना होता है। तो ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये आपने देखने नहीं है, दूसरा ये है कि आपने इसकी थ्योरी को एक मरतबा रीड कर लेना है कि इनका इंटरेस्ट कौन कौन सी चीजों पर होता है, किस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने क्या चीज जाकर देखनी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।